नमस्कार, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज एसएससी जीडी प्रैक्टिस सीरीज का चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चरों को आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे पुल को 52 सेकंड में और दूसरे 700 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है। यह मानते हुए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखिए, रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कभी भी कोई भी रेलगाड़ी अगर पुल को पार करेगी तो ऐसे में रेलगाड़ी की लंबाई भी पार होगी और पुल की लंबाई भी पार होगी, दोनों की लंबाइयां पार होंगी। पहली कंडीशन में रेलगाड़ी ने 1000 मीटर लंबे पुल को पार किया है 52 सेकंड में। यहां का समय आपको दिया हुआ है 52 सेकंड। और दूसरे में रेलगाड़ी ने 700 मीटर लंबे पुल को पार किया है 40 सेकंड में। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। पहली कंडीशन में देखा जाए तो जब रेलगाड़ी ने पुल को पार किया होगा तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई तो पार होगी ही होगी, ट्रेन की लंबाई जो होगी वो पार तो होगी ही होगी, साथ में 1000 मीटर का पुल भी पार होगा। तो यहां पे ट्रेन पार हुई, साथ में 1000 मीटर का प्लेटफॉर्म पार हुआ, टोटल 52 सेकंड में। दूसरे में ट्रेन पार हुई, साथ में 700 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म पार हुआ, टोटल 40 सेकंड में। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो ट्रेन की लंबाई से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। 1000 और 700 का जब डिफरेंस लोगे तो 300 मीटर हो जाएगा। अगर यहां समय का अंतर लिया जाए तो 52 सेकंड और 40 सेकंड में आपका 12 सेकंड का डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ने 12 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय की है। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यहां से हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन 12 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर रही है तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है। यहां पे दूरी 300 मीटर की है और समय 12 सेकंड का है, तो मीटर पर सेकंड में ये स्पीड आ गई है। हमें पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा कर देंगे। 12×5 = 60 हो गया। 60 से अगर हम 300 को काटेंगे 5 बार में, 18 चौका 18×5 = 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से ट्रेन की चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहला ऑप्शन। जहां से हमें केवल ट्रेन की चाल पूछी गई है। अगर हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी गई होती तो हम लोग 12 सेकंड में चली गई ट्रेन द्वारा दूरी हमें मालूम है 300, हम लोग 40 सेकंड या 52 सेकंड चला लेते। अगर हम 40 सेकंड चला लेते तो 40 सेकंड में चली गई ट्रेन द्वारा चली गई दूरी आ जाती। उस दूरी में से 700 मीटर घटा लेते तो उससे ट्रेन की लंबाई भी आ जाती। लेकिन फिलहाल नहीं पूछा गया है, केवल ट्रेन की चाल पूछी जा रही है, तो वो 90 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है और बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, तो ए सी को कितनी दूरी से परास्त करेगा? देखते हैं। जब ए 1500 की दूरी चलता है तो वो बी को 100 मीटर से परास्त करता है, 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जितने देर में इस 1500 चला होगा उतने देर में बी हमारा 1400 चला होगा। यहां से ए और बी का रेशियो हमको मिल गया 15 और 14 का। नेक्स्ट कह रहा है और बी सी को 150 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी अगर 1500 चलेगा तो सी को अगर वो 150 मीटर से हराता है तो सी जो है वो 1350 चलेगा। 1500 में 150 कम कर दिया। यहां से अगर इनका रेशियो अगर हम लोग बनाएं तो 0 0 कट जाएगा, 15 से काटोगे तो ये वैल्यू कटेगी 10 बार में और ये वैल्यू कट जाएगी 9 बार में। ठीक है, यहां से हम लोग अब देखा जाए तो यहां पे बी हमारा कॉमन है। बी कॉमन है तो बी को आप सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 14 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अगर 10 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी 150।
10 का मल्टीप्लाई अगर 14 में किया जाए तो ये हो जाएगा 140, और 14 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 14 गुणे 9 यानी कि 126। इसका मतलब क्या है, अब हमें ए और सी में रिलेशन मिल गया। ए अगर 150 चलेगा तो बी चलेगा 126। हमसे पूछ रहा है कि उस रेस में ए सी को कितनी दूरी से पछाड़ देगा, पीछे कर देगा, परास्त कर देगा। तो यहाँ दूरी हम देख रहे हैं कि 150 मीटर है। अगर यहाँ पे इसको 150 बनाते, 150 यहाँ पे दूरी 1500 है, अगर 150 को 1500 बनाए तो 10 गुना, तो इसका 10 गुना अगर करेंगे तो 1260, यानी जो दूरी जितनी देर में ए 1500 चलेगा उतने देर में सी हमारा 1260 चलेगा। पूछ रहा है कितने से पीछा कर दे, परास्त कर देगा, तो आप इनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो जितने देर में ए 1500 चलेगा उतने में ये 1260 चलेगा। इसका मतलब है कि ए सी को 240 मीटर से परास्त कर देगा। तो 240 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते थे। 20 मैन एक काम को कर सकते थे 30 दिनों में। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद। 10 दिनों के बाद का मतलब है कि 20 आदमियों का काम 30 दिन का था, उन्होंने 10 दिन काम कर लिया। तो 10 दिन काम कर लिया तो 20 आदमियों का जो काम बचा है वो 20 दिनों का बचा। 20 आदमियों का काम 30 दिनों का था, उन्होंने 10 दिन काम कर लिया तो इनका 20 दिन का काम बचा। उसी 20 दिन के काम को कह रहा है कि अगर 4 आदमियों ने काम को छोड़ दिया, 20 आदमी थे, 4 आदमी अगर काम को छोड़ देंगे तो आदमी बचेंगे 16, और 16 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से हमने अपना समय निकाल लिया कि जो काम 20 आदमियों का 20 दिन का था उसी को 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। 4 से अगर काटते हो तो यहां से समय आ गया 25। तो ये 25 जो आया समय, ये शेष समय आया, यानी कि जो बचा हुआ काम था उस बचे हुए काम को 16 लोग जो हैं मिलकर 25 दिनों में करेंगे। लेकिन हमसे कह रहा है कि बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि वो टोटल काम की बात कर रहा है। तो शुरू में हमारे लगे थे यहां पर 10 दिन और यहां पे लग गए 25 दिन, तो 10 और 25 अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल समय हमारा हो जाएगा 35 दिन। अगर वो शेष काम की बात करता तो आंसर 25 होता। टोटल काम की बात हो रही है तो टोटल हमारा 10 और 25 जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एवरेज का है। 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है और चारों संख्याओं का औसत 52 है। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखते हैं। 4 संख्याएं कह रहा है, उनमें से पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो चौथी संख्या का 4 गुना है। पहली 3 संख्याएं जो हैं वो चौथी संख्या का 4 गुना है। तो हम लोग चौथी संख्या को अगर 1 मान लें तो पहली जो इसकी 3 संख्याएं होंगी जस्ट इसकी 4 गुना होंगी, तो ये सारी 4 4 हो जाएंगी। सवाल में कहा गया है कि पहली जो 3 संख्याएं हैं वो चौथी संख्या का 4 गुना, तो चौथी संख्या को हमने 1 माना तो ये सारी 4 गुना हो जाएंगी, तो ये 4 4 हो जाएंगी। इनका एवरेज दिया गया है, इन चारों संख्याओं का हमें 52 दिया गया है। तो एवरेज निकालने के लिए हम सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 4 4 12 और 1 13। ठीक है, ये 13/4 इनका एवरेज होगा, क्योंकि 4 संख्याएं हैं इसलिए 4 का भाग कर दिया, और ये एवरेज हमको दिया हुआ है 52 के बराबर। तो 13/4 की वैल्यू हमें मालूम है 52। 13 से अगर हम इसको काटते हैं और 4 को इस साइड अगर ले जाते हैं तो 1 की वैल्यू आ गई 16। हमसे पूछा जा रहा है पहली 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। पहली 3 संख्याओं का एवरेज देख सकते हैं 4 है, तो इनका एवरेज 4 फाइंड करना है। 1 की वैल्यू 16 है तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। अगर आपसे पूछा गया होता चौथी संख्या के बारे में तो चौथी संख्या को हमने 1 लिया है तो वो 16 ही आंसर हो जाता। लेकिन हमें इन 3 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो ये तीनों संख्याएं 4 हैं तो 4 की वैल्यू 64 हो जाएगी। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है।
ए और बी है जिसमें रेशियो इनका दिया हुआ है 2 और 7 का। दूसरे कंटेनर में ए और बी है, उसमें उनका रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 का। इन दोनों विलयनों को 4:3 के रेशियो में मिलाया गया है, यानी पहला विलयन की क्वांटिटी अगर 4 होगी तो दूसरे विलयन की क्वांटिटी जो है वो हमारी 3 होगी। पहला सॉल्यूशन जो है अगर 4 लीटर का है तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा 3 लीटर का होगा। कह रहा है दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिश्रित किया जाता है, परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहला काम हमें करना होगा कि यहां पर क्वांटिटी हमें चेक करनी होगी। यहां पे क्वांटिटी अगर हम लोग चेक करते हैं तो ए और बी हमारा मिला के 9 हो रहा है। यहां पर ए और बी नहीं है, ए और बी की जगह हमारा एसिड और वाटर है, तो आप इसको समझते रहिएगा। ये एसिड हो गया और यहां पे हमारा ये वाटर हो गया, यहां पे ये एसिड हो गया और ये वाटर हो गया। इसकी क्वांटिटी हमने चेक की तो ये क्वांटिटी भी 9 है। यहाँ पे क्वांटिटी हमको बराबर दिख रही है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 4 और 3 का होगा। तो आप इसमें 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 7 चौका 28 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी हमारी हो गई 36। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। 15 और 12 अगर आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा ये 27। अगर हम लोग 36 और 27 में रेशियो बनाएं तो 9 से काटोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3। तो 4 3 का क्वांटिटी का रेशियो सवाल में कहा गया था, जो कि हमारा रेशियो हो चुका है। अब दोनों को मिक्स करने की बात हो रही है तो मिक्स कर देंगे हम लोग देखेंगे यहां से एसिड हमें कितना मिला। यहां से एसिड हमें 8 मिला, यहां से एसिड हमें 12 मिला। 12 8 हमारा 20 हो जाएगा। वाटर की बात हो रही है, वाटर यहां से हमें 28 मिला और यहां से हमें 15 मिला। तो 28 और 15 अगर आप जोड़ दोगे तो ये हमारा 43 हो जाएगा। तो हमारा जो मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो हो जाएगा 20 और 43 का। 20 और 43 देखते हैं हमारा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14.4 और 3.6 के बीच माध्य अनुपातिक। माध्य अनुपातिक का मतलब मध्य अनुपाती कह लो या माध्य अनुपातिक एक ही बात है, या इंग्लिश में हम लोग इसको मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और 5 और 4 के तीसरे अनुपातिक, तीसरे अनुपातिक या हिंदी में इसको हम लोग तृतीय अनुपाती भी बोलते हैं या थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमको करना होगा कि 14.4 और 3.6 का हमको मध्य अनुपातिक निकालना होगा। तो जैसा कि हमको मालूम होना चाहिए कि अगर आप माध्य अनुपातिक यानी कि मीन प्रोपोर्शनल अगर आप निकालते हैं दो संख्याओं का तो वो होता है √AB। अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती निकालते हो दो संख्याओं का तो वो हो जाएगा B²/A। मीन प्रोपोर्शनल अगर हम लोग निकालें तो आप 14.4 और 3.6 का गुणा करेंगे और रूट ले लेंगे। ये इनका माध्य अनुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शनल हो गया, मध्य अनुपाती हो गया। 5 और 4 का अगर आपको तीसरा अनुपातिक यानी तृतीय अनुपाती निकालना है तो उसके लिए आपको B²/A करना पड़ेगा। यहां B की वैल्यू हमारी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बटा 5। इन्हीं के बीच हमें रेशियो बताना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 144/10 लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा 36/10 और ये 16/5। 144 बाहर आएगा 12, 36 बाहर आएगा 6 और 2 बार नीचे 10 है तो एक बार 10 नीचे आ जाएगा। 5 से अगर 10 को काट दिया जाए तो 2 हो जाएगा। 2 से आप इधर काट दीजिए 6 को तो ये 3 हो गया। 4 से काटेंगे 4 चौका 16 और 4 तिया 12। 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 होगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा आ गया 9:4 का। तो 9:4 का रेशियो देखिए ये हमारा सी ऑप्शन। तो यही हमारा रेशियो बन गया। ये मीन प्रोपोर्शनल है यानी कि मध्यानुपाती और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है यानी कि तृतीय अनुपाती। इन्हीं के बीच हमें अनुपात पूछ रहा था तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 9:4 का। ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 432 रुपए है। मूल राशि यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 20%, दर हमें 20% दी गई है। समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष का, और आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है 432 रुपए का। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, कई तरीके हो सकते हैं, फिलहाल मैं 2 तरीके डिस्कस करता हूं। सबसे पहला तरीका यह हुआ कि आप पहले 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए, यानी भिन्न बना लीजिए। तो 20% की जो फ्रैक्शन होगी, भिन्न होगी, वो 1/5 होगी। 3 साल का समय है तो 3 साल के हिसाब से आप 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करिए और एक प्रिंसिपल एज्यूम करिए। 5 का गुणा आपको करना है 3 बार, जितने साल का समय दिया हो। तो 5, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 125 हो जाएगा। 3 साल की बात हो रही है तो 3 साल का आपको रेशियो मालूम होना चाहिए, 3:3:1 होता है। पहले आप निकालोगे, आप प्रिंसिपल आपने 125 लिया है, इसका 1/5 निकालोगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 का फिर 1/5 निकालोगे 5 हो जाएगा, और 5 का 1/5 निकालोगे 1 हो जाएगा। ये पहली वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, ये वाली जो वैल्यू है यही आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो यहां से सीआई एसआई का अगर डिफरेंस देखिए तो 5 3 15 और 1 16, यही 16 का डिफरेंस हमको दिया है क्वेश्चन में 432 के बराबर। अगर आप 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112, तो यहां हमारी वैल्यू आ गई 27, एक की वैल्यू आ गई 27। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि आपका प्रिंसिपल क्या था। अब अगर ये 27 गुना हुआ तो जो भी आपने मूलधन यहां एज्यूम किया है, इस मूलधन को आप 27 गुना कर दो। ठीक है, तो आप इस मूलधन को 27 गुना कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ रहा होगा 3375। पहला मेथड ये हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। जिसको रेशियो नहीं याद है वो ऑल्टरनेट इसका वे है, उससे कर सकता है। वो कुछ ऐसे कर सकता है कि ऐसे वो ऐसे चले। पहले वो 125 का 1/5 निकालेगा 25, फिर 125 का 1/5 निकालेगा 25, फिर इस ब्याज का भी, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका 1/5 हो जाएगा 5, फिर इसका 1/5 आएगा 25, फिर ब्याज का ब्याज लोगे, इसका 1/5 5, इसका 1/5 भी 5 होगा, तो 5 और 5 एक साथ लिख लें 10, और इसका 1/5 1। अब यहां से देखो ये डिफरेंस हो गया सीआईएसआई का, तो ये डिफरेंस हमारा कितना हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया 16 का, और यही 16 का डिफरेंस हमें 432 के बराबर दिया था। अब यहां से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोगों ने किया था। इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है ज्यादा आसानी से। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। जब भी 3 साल का सीआईएसआई का आपको डिफरेंस पे क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से करिए। आप यहां पे जो वैल्यू लिखी है यहां पे इसका क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। आपको इनका डिफरेंस लिखना है सीआईएसआई का, तो सीआईएसआई का डिफरेंस आप ऐसे लिखिए, 5 में 3 का गुणा करिए, 5 गुणे 3 15 और 1 जोड़ दीजिए 16, तो ये 16 का डिफरेंस। तो डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे। 5 का 3 गुना 15, 1 जोड़ दिया 16, यही 16 का डिफरेंस हमको 432 के बराबर दिया है। हम लोगों ने भाग किया था तो ये 27 बार में। अब जो भी मूलधन आप लोगों ने लिया हुआ है इस मूलधन में 27 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें 27 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3375। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन और 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले मिश्रधन का अनुपात दिया गया है। हमसे कह रहा है ब्याज का दर बताइए। तो हमसे यहां पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन और 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन। तो 5 साल के अमाउंट मिश्रधन और 3 साल के अमाउंट में रेशियो हमको दिया हुआ है। वो रेशियो कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 1:1/4। 1:1/4 का मतलब 5/4 होगा, तो आप इसको लिख लो 5/4।
ये हमारा मिश्रधन 4 जो है वो 3 वर्ष का हो गया और ये जो मिश्रधन 5 है वो 5 वर्ष का हो गया। दोनों में अगर देखा जाए तो 5 वर्ष और 3 वर्ष में डिफरेंस हमारा 2 वर्ष का है। तो यहाँ ब्याज में अगर हम अंतर देखें तो दोनों के ब्याज में अंतर 1 वर्ष 1 का दिख रहा है। तो हम लोग इसको 1 को 2 बनाने के लिए डबल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डबल कर दूंगा तो ये 10 और 8 हो जाएगा। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मिश्र धन यानी अमाउंट में क्या क्या होता है, एक तो मूलधन होता है, दूसरा ब्याज होता है। मिश्र धन हमारा बनता है मूलधन और ब्याज से। तो इसका मतलब है कि 5 साल का जो अमाउंट है, इस 5 साल के अमाउंट में मूलधन होगा और साथ में ब्याज होगा 5 वर्ष का, और ये टोटल वैल्यू हमारी 10 है। जब 3 वर्ष की बात करोगे तो 3 वर्ष में मूलधन होगा और साथ में ब्याज होगा 3 वर्ष का, और ये टोटल हमारा 8 दिया है। अगर आप डिफरेंस लेते हैं इनका तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, हमारा मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएगा। 5 साल के ब्याज में से 3 साल का अगर आप ब्याज घटाओगे तो 2 साल का ब्याज हमारा 2 आ गया। 2 साल का ब्याज 2 आ गया तो 1 साल का ब्याज हमारा 1 आ गया। 1 साल का ब्याज हमको 1 मिल गया तो मैं यहां से 5 साल के ब्याज में से घटा सकता हूं। 1 साल का ब्याज मुझे 1 मिला तो 5 साल का ब्याज मुझे 5 मिल जाएगा। इस 10 में से अगर 5 ब्याज घटा दें तो मूलधन की राशि हमारी 5 हो गई। मुझसे पूछा जा रहा है बताइए ब्याज की दर क्या होगी। 1 साल का ब्याज मुझे 1 मिला और मूलधन हमारा 5 है, तो आप निकाल लीजिए 1 हमारा जो है वो 5 का कितना परसेंट है। जब भी ब्याज की गणना होती है मूलधन पे होती है तो 1 5 का 20% हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 20%, यानी कि बी ऑप्शन। 1 साल का ब्याज 1 है, यहां से भी आप निकाल सकते थे। 3 साल का ब्याज 3 रुपया, 8 में 3 घटा देते तो यहां से भी मूलधन 5 आ जाता और फिर ये 1 रुपया का ब्याज हम 5 पे कैलकुलेट कर लेते। यहां से भी आंसर ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि क्रय मूल्य से 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और दुकानदार अंकित मूल्य में 16% की वृद्धि कर दे तो उसका प्रतिशत लाभ जो होगा वो क्या होगा। ये जो प्रतिशत लाभ निकालना है ये बढ़े हुए मूल्य पे निकालना है। अगर क्रय मूल्य को हम 100 लेते हैं और जैसा कि कहा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को 100 लिया है, तो अंकित मूल्य जो है यानी मार्क प्राइस जो है वो 20% अधिक होगी तो हमारी 120 होगी। क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। अगर मैं क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दूंगा तो ये पुराना क्रय मूल्य था, अब मेरा ये नया क्रय मूल्य आ जाएगा। ये नया क्रय मूल्य हमारा 120 हो गया। क्रय मूल्य को हमने 20% बढ़ा दिया। फिर कह रहा है अगर वो अंकित मूल्य को 16% अगर बढ़ा दे, अंकित मूल्य 16% बढ़ा दे, ये हम लोग अब नया अंकित मूल्य निकालने जा रहे हैं। इसका 16% आप निकाल लो। इसका 16% हमारा हो जाएगा 16 19.2 19.2। तो 19.2 अगर जोड़ते हो तो 139.2। 120 का हम लोग निकाल लेंगे 16%। ठीक है, 16 गुणे 12 करोगे, 16 दूना 32, 19, तो ये हो जाएगा हमारा 19.2। 19.2 आप जोड़ोगे तो ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, नया अंकित मूल्य हमारा 139.2। कह रहा है कि इस बढ़े हुए क्रय मूल्य पे आपको लाभ की गणना करनी है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य मेरा 120 है और मैं उसे अब अंकित मूल्य 139.2 पे सेल कर रहा हूं, तो मुझे यहां से प्रॉफिट हो रहा है 19.2 का। और ये 19.2 का प्रॉफिट मुझे इस बढ़े हुए क्रय मूल्य पे निकालना है। तो मैं पता करूंगा कि 19.2 120 का कितना परसेंट है। ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 192/12। 12 से भाग करोगे 12 एकम 12, 6 बचा, 12 छका 72। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो गया वो 16% हो गया। तो 16% यानी कि पहला ऑप्शन। तो बढ़े हुए मूल्य पर हमसे पूछा जा रहा था, बढ़ा हुआ मूल्य 120 है और हमारा लाभ हो रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस पे अगर सेल कर रहे हो तो ये हमारा लाभ हो जाएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 28% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करिए। हमने एक भिन्न मान ली, कोई भी आपने एक भिन्न एज्यूम कर ली a/b। कहा जा रहा है उसके अंश में 50% की वृद्धि कर दी गई, उसका
अंश 50%, उसका न्यूमरेटर जो है 50% बढ़ा दिया गया। अंश अपने आप में 100% था, मैंने उसे 50% बढ़ा दिया, तो वो टोटल हो गया अपने आप का 150%। कह रहा हर में 28% की कमी की गई। हर अगर 28% कम कर रहे हो तो जो हर हमारा 100% था वो 28% कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 72%। कह रहा नई जो भिन्न है वो हमारा 25/36 हो जाती है, तो बराबर में आप अपनी नई भिन्न को लिख दीजिए 25/36। कह रहा मूल भिन्न ज्ञात करिए। मूल भिन्न का मतलब जो आपने भिन्न, जो फ्रैक्शन आपने a/b लिया है वो निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। 25 से अगर काटते हो 150 को 6 बार में, 36 से अगर 72 को काटा जाए 2 बार में, 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 बार में, तो a/b आ जाएगा a/b हमारा 1/3। हमसे a/b की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, उनका योगफल हमें दिया हुआ है 65। उनके गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि पहले हम इनका गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम इनका वर्गमूल लेंगे, और ये वर्गमूल जो है वो हमारा 26 दिया हुआ है। इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स यानी उल्टा, जिसको आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो अगर आप 1/a और 1/b का योग निकालते हैं, हमसे कहा जा रहा है व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, a का उल्टा हो जाएगा 1/1/a, b का उल्टा 1/b। इनका सम निकालना है, इनका योग निकालना है। इनका एलसीएम हो जाएगा ab और ऊपर हो जाएगा हमारा a+b। यहां से a+b की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 65, a+b की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहां पर 65। नीचे हमें रखना है ab। आप यहां देख सकते हैं कि रूट ab की वैल्यू 26 है, तो अगर मैं यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ab की वैल्यू 26 गुणे 26 हो जाएगी, तो ab की वैल्यू यहां रख देंगे 26 गुणे 26। इसी को सॉल्व करना है। आप इसको 13 से काटेंगे, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26। अब कुछ कटेगा नहीं, 5 ऊपर रहेगा, नीचे 26 दूना 52, तो आंसर हो जाएगा 5/52। 5/52 देखते हैं आंसर। 5/52 हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √11 - 3√8 इज इक्वल टू a + b√2। हमसे पूछा जा रहा है 2a + 3b की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे करते हैं। आप देख रहे हो कि यहां एक आपका बड़ा सा रूट लगा हुआ है। सबसे पहले हमको इस रूट को सॉल्व करना होगा, इस रूट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे देखते हैं। अंदर वाली वैल्यू को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग a + b या a - b का अगर होल स्क्वायर बनाते हैं तो वो हो जाता है a² + b² ± 2ab। तो आप क्वेश्चन के इस वाले पार्ट से बनाओगे 2ab। 2ab के लिए यहां 2 का होना जरूरी है, तो सबसे पहले 4 को यहां से बाहर लेके यहां 2 बना लो और इस 3 को अंदर ले जाओ। 11 यहीं रहने देते हैं। 4 को बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, और 3 को अंदर ले जाओगे तो 3 अंदर जाके 9 हो जाएगा। 1 2 पहले से ही वहां पर है तो वो ऐसे ही बड़ा रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपने देखा होल स्क्वायर बनाने के लिए जो 2ab चाहिए था, वो 2ab का आपको यहां से 2ab मिल रहा है। 2ab का 2 मिल गया और ये 9 और 2 में टूट रहा है, और 9 2 जोड़ोगे तो ये हमारा 11 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो √9 - √2 का होल स्क्वायर बना रही है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा √9। √9 को हम लोग सिंपल रख सकते हैं 3, √9 को 3 लिख सकते हैं हम लोग, और -√2। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, √9 को बाहर कर लिया, 3 हो गया। a + b√2। यहां से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे √2 का जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो b है, और यहां पे √2 का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो
-1 है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर b की वैल्यू हमारी -1 हो गई। a की वैल्यू हम लोगों को यहां से 3 मिल रही है, a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। यही वैल्यू उठा के आप यहां रख दो 3 गुणे 2 करोगे 6 हो जाएगा। b की वैल्यू -1 रखोगे तो ये -3 हो जाएगा, घटा दोगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। 3 यानी कि चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका एचसीएफ हमको दिया है, मसो दिया हुआ है 19। ऐसी संख्याओं के कितने योग बनाए जा सकते हैं? दो संख्याओं का योग हमें 342 दिया है, एचसीएफ 19 है, तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि अगर एचसीएफ हमारा 19 है तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये दोनों में होना चाहिए। तो यानी कि ये 19 जो है वो पहली संख्या का भी फैक्टर होगा और दूसरी संख्या का भी गुणनखंड होगा, तो दूसरी संख्या का भी ये फैक्टर होगा, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 19b। पहली संख्या हमारी 19a हो गई, दूसरी संख्या 19b हो गई। एचसीएफ 19 है, 19 दोनों में कॉमन रहेगा। इन दोनों के योगफल की बात हो रही है। अगर मैं इन दोनों का योगफल करता हूं तो 19 मेरा कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में मेरा बचेगा a प्लस बी, और ये योगफल मुझे कितने के बराबर दिया है? 342 के, तो बराबर में 342 रख दो। इन दोनों का योगफल करेंगे 19 कॉमन। 19 से अगर काटते हो तो 19 से कम 19 हुआ, हमारे पास बचा 15, तो 152 हो गया, तो 8 बार में चला जाएगा। तो a प्लस बी की हमें वैल्यू मिल गई 18। a प्लस बी की वैल्यू 18 मिल गई। हमसे पूछ रहा है कितने जोड़े बनेंगे, तो यहां से अगर हम चेक करें तो देख सकते हैं कि अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि a b की ऐसी वैल्यू रखनी है जो जोड़ने पे 18 बना दे, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा साथ में कि उनके बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में सहअभाज्य यानी को प्राइम होने चाहिए। सहअभाज्य या को प्राइम का मतलब होता है ऐसी संख्याओं के समूह जिसका एचसीएफ 1 हो। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये 1 और 17 बन जाएगा। 1 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 से बड़ा, और 18 भी हो रहा है। अगर मैं यहां से 2 और 16 लूं तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 2 और 16 में आप समझते हैं 2 कॉमन हो रहा है, उसको हम लोग नहीं लेंगे। हमारी जो भी ए और बी की वैल्यू होगी उसमें 1 से बड़ा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं 3 लूं, यहां मैं लिख देता हूं, 1 और 17 हो जाएगा। अगर 2 और 16 लेते हैं तो 2 और 16 नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 कॉमन है। अगर मैं 3 और 15 लूंगा तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर 3 कॉमन है। अगर मैं 4 और 14 लूं तो इसको भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहां पर 2 कॉमन हो जाएगा। अगर मैं 5 और 13 लूं तो 5 और 13 हो सकता है क्योंकि इसमें हमारा 1 से बड़ा कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं 6 और 12 लूं तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें 6 कॉमन हो जाएगा। अगर मैं 7 और 11 लूं तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आऊंगा 8 और 10 पर, तो 8 और 10 नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 कॉमन है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आए 9 + 9 पर तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 कॉमन है। 9 के बाद जब आगे बढ़ोगे तो इसको 10 लोगे और इसको आप 8 लोगे तो यही वाला पेयर बार बार फिर वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब आधे तक चले जाएं तो आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे कुल कितने पेयर बने, एक पेयर यहां बना, एक पेयर यहां बना और एक पेयर यहां बना। कुल कितने पेयर बने? 3 पेयर। इस तरीके से बता सकते हैं तो आंसर बी हो जाएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हो सकता है कि संख्याओं को चेक करने में टाइम ज्यादा लग जाए, तो आप ऐसे मत चेक करिए। इसको मैं एक और सिंपल तरीके से बता देता हूं। यहां पे आपका जो भी योगफल आया हो पहले उसको आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जहां तक आप मैक्सिमम तोड़ सकते हो वहां तक तोड़ो। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये 2 × 9 होगा। 9 को फिर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया। इसके बाद अगर हमको पेयर निकालने हैं तो पेयर निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको रहने दो, गुणा करो। यहां पे जो 2 लिखा है इसको नीचे लिख लो और इसमें से 1 घटा लो, यानी ऊपर 1 लिख दो। यहां पे 3 लिखा है, 3 को नीचे लिख दो और इस 3 में से 1 घटा के ऊपर लिख दो 2, और इस पूरी वैल्यू में एक बार फिर से 2 का भाग कर दीजिए। इससे हमारा जितने जोड़े पूछ रहा है वो निकल के आ जाएंगे। तो ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 3 से ये 1 3 कट जाएगा। तो आपके पास केवल और केवल 3 बचा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 जोड़े। ये ट्रिक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे योगफल का सवाल हो, जोड़े बनाने के लिए काम में आएगा ये ट्रिक। अब अगर यहां कोई बड़ी संख्या दे देगा
ठीक है, 18 पे भी हमने देखा कि कई सारे पेयर चेक करने पड़े, और बड़ी संख्या हो सकती थी, उसमें और ज्यादा आपको टाइम लग जाता। इस ट्रिक से आपको टाइम नहीं लगेगा और कहीं गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें कह रहा है क्या, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 6। हाफ का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, 2। चलिए, और इधर फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है और फिर प्लस है 8, फिर प्लस 4 × 8। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए। ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो ब्रैकेट में यहां भाग है और यहां का है, तो सबसे पहले बॉडमास रूल हम जानते हैं, का को सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। यहां ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो ये यहां गुणा है, यहां भाग है, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आ जाएगी तो इस वाले को हम लोग भाग को गुणा बना सकते हैं। तो यहां पे मैं भाग के चिन्ह को हटा के ऊपर गुणा बना देता हूं और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हमारा 4 आ गया। ठीक है, यहां प्लस है, यहां गुणा है, तो आप पहले गुणा सॉल्व करोगे तो ये 8 से हमारा 8 यहां पर कट जाएगा। पूरी वैल्यू लिखते हैं यहां पर, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 6 और 2 का गुणा कर लो क्योंकि यहां का लगा हुआ है, 12। फिर यहां पर हमारा प्लस है, अंदर हमारे पास यहां बचा केवल और केवल 4, फिर डिवाइडेड है प्लस, यहां सॉरी यहां प्लस नहीं है, यहां पे केवल भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर इसके बाद प्लस है और यहां पे हमारे पास बच गया 4 चौका 16। इसी को सॉल्व करना है। देखते हैं, अब यहां भाग लगा है, यहां भाग लगा है, तो भाग को पहले सॉल्व करोगे तो यहां 8 लिखोगे और ये 3/12 हो जाएगा। 3/12 का मतलब 1/4। यहां पे आप देख सकते हैं 4/8 लिखेंगे, 4/8 का मतलब हो जाएगा 1/2 और प्लस 16। 16 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। प्लस 1/2 और -1/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +1/4। 24 और 4 का गुणा करोगे 96, 96 और 1 97, 97/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 97/4। तो 97/4 देखते हैं आंसर हमारा, ये डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n को जब हम लोग 7 से विभाजित करते हैं तो जो हमारा शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर हमको देता है 3। कह रहा 5n को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 5n को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप कोई ऐसी संख्या सोच लीजिए जो 7 से भाग देने पे 3 का शेषफल देती हो। तो आप 7 और 3 जोड़ के भी एक संख्या बना सकते हैं, 10। अगर हम n को 10 रख लें तो आप 10 को 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 और बचा आपके पास 3 शेषफल चाहिए था, तो संख्या हमने 10 ले ली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संख्या को 10 ही लें, आप यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हो जहां पे 3 शेषफल बचे। जैसे अगर 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 7 दूना 14 और 14 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो 17। तो 17 भी अगर लोगे तो 17 में भी अगर आप भाग देते हो 7 से तो 3 का शेषफल बचेगा। तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 10। इसी 10 को अगर हम यहाँ गुणा करें तो 10 में 5 का अगर आप गुणा करोगे तो संख्या बन जाएगी हमारी 50। 50 को अगर 7 से भाग देते हो तो 7 सते 49, यानी हमारा जो रिमाइंडर बचा वो शेषफल हमारा 1 बच गया। एक तरीका और कर सकते थे कि जितना शेषफल कह रहा है इसी शेषफल को ही n की वैल्यू आप मान लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप n की जगह पे 3 भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 3 को भी अगर आप 7 से भाग दोगे तो ये भाग नहीं जाएगा, भाग हमारा 0 बार जाएगा और शेषफल हमारा 3 होगा। तो 3 अगर 7 में 3 से भी भाग देते हो, 7 से अगर 3 में भाग देते हो तब भी शेषफल 3 ही आएगा। तो n की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हैं। अगर n की वैल्यू यहाँ 3 रख दें तो संख्या बन जाएगी 15 और 15 में 7 से भाग दोगे 7 दूना 14, तो यहां से भी जो शेषफल आएगा वो हमारा 1 आएगा, वो शेषफल यहां से भी आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट n की वैल्यू, ये जो रिमाइंडर जो शेषफल दिया है उसको भी संख्या बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पाइप हैं ABC, एक टंकी को भर सकते हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में।
कह रहा है एक साथ मिलकर वो 2 घंटे काम करते हैं, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तब ए और बी को 7 घंटे अधिक समय लगता है उस टंकी को भरने में। कह रहा सी अकेला अगर उस टंकी को भरे तो कितने समय में भर लेगा। तो यहां से देख सकते हैं कि ए बी सी मिलकर एक काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कितने घंटे काम किए? उन्होंने मिलकर 2 घंटे काम किया। इसका मतलब है ए बी सी का काम 6 घंटे का था, ए बी सी ने अगर 2 घंटे काम कर लिया तो ए बी सी का काम बचा कितने घंटे का? 4 घंटे का। 6 घंटे का काम इनका था, 2 घंटे इन्होंने काम फिनिश कर लिया, तो ए बी सी का 4 घंटे का काम बचा। यही ए बी सी का 4 घंटे का काम अब सी चला गया, केवल ए और बी कर रहे हैं 7 घंटे में, तो ए और बी इसी काम को करेंगे 7 घंटे में। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, ए बी सी का 4 घंटे का काम, ये टाइम है, ए बी सी का 4 घंटे का काम ए बी कर रहे हैं 7 घंटे में। कह रहा है कि अकेला अगर टंकी सी भरे तो कितने में भर देगा। तो यहां से हमको टाइम का रेशियो मिल गया 4 और 7 का। यहां से हम एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो बना सकते हैं 7 और 4 का। टाइम का अपोजिट क्षमता होती है। ए बी सी की एफिशिएंसी हो गई 7, ए बी की एफिशिएंसी हो गई 4। तो अगर ए बी सी की क्षमता में से अगर ए बी की क्षमता घटा दें तो यहां से हमको सी की क्षमता मिल जाएगी 3। ए बी सी में से ए बी लेस हो गया, सी की क्षमता आ गई 3। कह रहा था तीनों मिलकर उस काम को 6 घंटे में करते हैं। आप देख सकते हैं ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है? 7 है। यानी ए बी सी अगर 7 की क्षमता से पूरा काम करें तो 6 घंटे में कर सकते हैं। इसी काम की बात हो रही है, इसी काम को अकेला सी करे, सी की क्षमता हम लोगों ने 3 निकाल ली। इसी काम को अगर सी करे तो 3 की क्षमता से कितने में कर लेगा? 3 से अगर 6 को काटते हो दो तो 14 घंटे में कर देगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 14 घंटे। तो 14 घंटे देखते हैं, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कपड़ा व्यापारी ने अपने कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की अगर छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपया प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर खरीदना पड़ेगा? देखिए, जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है, छूट का जो प्रतिशत है वो छूट का प्रतिशत हमें दिया हुआ है 25%। उसे टोटल छूट चाहिए कितने की? 40 रुपए की। और एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 32 रुपया है। हमको अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दे रखा है 32 रुपया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा जो भी छूट की गणना होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे होती है यानी मार्क प्राइस पे, और हमें छूट बोला जा रहा है 25%। तो जब हम 32 का 25% निकालेंगे, 25% का मतलब 1/4, तो इसका 1/4 होगा 8। तो इसे एक वस्तु पर 8 रुपए की छूट मिल रही है। टोटल छूट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने की चाहिए? 40 की चाहिए। अगर एक वस्तु पर अगर 8 की छूट है तो 40 की छूट पाने के लिए उसे कितना खरीदना पड़ेगा? उसे 5 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो 5 मीटर हमारा आंसर बी हो जाएगा। 32 का 25%, 32 हमारा अंकित मूल्य, उसका 25% 1/4 हमारा 8 का डिस्काउंट, एक वस्तु पे 8 का डिस्काउंट। तो 40 का को टोटल डिस्काउंट उसे चाहिए, 40 में 8 का भाग कर लिया तो 5 मीटर उसे कपड़ा खरीदना पड़ेगा। ये आंसर हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 65 है। एक शंकु है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो साइड वाला एरिया है उस एरिया की बात कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं पाई आर एल। ये पाई आर एल हमें दिया हुआ है 65 पाई। इसके आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है 5। कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। चलिए, यहां से अगर देखा जाए तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो 5 से अगर इसको काटोगे तो एल की वैल्यू हमारी 13 हो जाएगी। एल की वैल्यू मुझे 13 मिल गई और यहां से आर की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 5। आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और एच निकालना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस की भुजाएं हमें याद है। ये अगर 5 है, आधार 5 है, कर्ण 13 है और बीच में 90 है, तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी 12। तो ऊंचाई आप 12 रख लो। ऑप्शन आप देख रहे हैं पाई के फॉर्म में है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखने की कोई जरूरत नहीं है।
3 से 12 को काटोगे 4, 25 चौका 100 पाई। पांच 12 13, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान हमने 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 और एच का मान 12, 4, 25 चौका 100 पाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 100 पाई यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, अब यहां पर इस चाप की लंबाई हमें दे रही है, दे दिया जा रहा है यहां पर, और ये एंगल कितना है 24 डिग्री। इस पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई हम लोगों से। यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है शंकु के आयतन का आधा कितना होगा। यहां पे एक चीज मिसिंग हो गई, शंकु के आयतन का आधा। तो शंकु के आयतन, ये तो शंकु का आयतन हमने पूरा निकाल लिया, तो इसका आधा कह रहा है, तो 100 पाई का अगर आप आधा करोगे तो आंसर हो जाएगा 50 पाई। 50 पाई, तो यहां पे आपका आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, ये चाप की लंबाई हमको 15 दिया है, और यहां पे केंद्र पर वो 24 डिग्री का एंगल बना रहा है, वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए हमसे परिधि पूछा जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है, ये सर्कल की जो पूरी परिधि होती है वो टोटल हमारा 360 डिग्री पर होती है। तो 360 डिग्री पर इस हमको परिधि की लंबाई पूछ रहा है। ये जो लंबाई हमें दी गई है वो 24 डिग्री पे दी गई है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 24 डिग्री पर जो लंबाई है चाप की, या इसको आप इस चाप की परिधि भी कह सकते हैं, वो हमारी 15 सेंटीमीटर है। हमें पूरी परिधि की लंबाई चाहिए 360 डिग्री पे, तो 24 डिग्री की वैल्यू पे हमको मालूम है, हमको 360 डिग्री पे इसकी लंबाई पूरी निकालनी है। तो आप 15 में 24 का भाग कर दीजिए और 360 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से काटोगे 2, 12 तिया 36, 2 से काट दिया 15, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225। तो 225 हमारा देखिए आंसर होना चाहिए। तो 225 हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यही वृत्त की परिधि पूछ रहा है। कुछ लोगों ने शायद हो सकता है सोचा हो कि इसमें हम लोग रेडियस निकालें, रेडियस निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें दिया हुआ है 13 तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई हमें दिया हुआ है 24। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। इसका आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला, एक तो इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाता है बेस इनटू हाइट। अगर आपको बेस मालूम हो यानी भुजा मालूम हो और इस पे हाइट मालूम हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर जब भी समचतुर्भुज की बात होती है तो एक और फॉर्मूले का यूज होता है d1 इंटू d2/2, यानी विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो दोनों विकर्णों का गुणा करिए, 2 का भाग करिए। आपको क्वेश्चन में कहा गया है भुजा की लंबाई हमारी 13 है, ये भुजा हमको 13 दे रखी है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये सारी 13 हो जाएंगी, ये भी 13। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 24। अब इसमें दो तरह के विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। 90 पर कट करने के साथ साथ ये विकर्ण जो है वो आपस में दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं, यानी इसकी लंबाई इसके बराबर और इसकी लंबाई इसके बराबर। ये पूरे विकर्ण की लंबाई हमें दिया हुआ है 24, तो इसका मतलब है कि ये लंबाई हो जाएगी 12। पूरी लंबाई 24 है तो ये इतनी लंबाई 12 हो जाएगी। ये 12 हुआ, ये 13 हुआ और ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट बनता है। पूछा जा रहा था
इसका एरिया बताइए। एरिया का फॉर्मूला हमको मालूम है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो हम लोग यहां से एरिया निकाल लेंगे, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ये पूरा विकर्ण हमारा 24 था, ये पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, अगर ये 5 है तो पूरा हमारा डबल हो जाएगा, यानी 10। अब बटा 2, 2 से अगर हम लोग इस 24 को काट दे तो 12, अब 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120। तो हमारा आंसर 120 हो जाएगा। 120 देख सकते हैं, ये हमारा चौथा ऑप्शन। ये आज के 20 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आप लोगों को सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग इसी तरह से और नई नई सीरीज लाते रहें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करते रहें। नमस्कार, जय।